इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं रामकृष्ण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आज इसका पहला लेक्चर है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आइडियल और प्रैक्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओपैम्प की उसकी हम बात करेंगे, है ना। ओपैम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, इसीलिए इसको एम्पलीफायर बोलते हैं, है ना। और ये मैथमेटिकल और जो आपके फंक्शनल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, ये सारे जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं उन सारे एप्लीकेशंस को ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसकी सहायता से आप एक्टिव फिल्टर्स, कॉम्परेटर्स, रेगुलेटर्स, ये सारी चीज़ें डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको आप यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए इनिशियली डिजाइन भी किया गया था, बाद में और सारे फंक्शंस को भी ये परफॉर्म करने लगा, ठीक है। और ये वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। इसके अलावा क्या है, इसका गेन बहुत ज़्यादा है, हाई गेन एम्पलीफायर है। गेन आगे हम बात करेंगे कि इसका गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। और मल्टी स्टेज ये है, कई स्टेज में मिलाकर ये बना हुआ है। वो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है ताकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम हो जाए। तो कोई भी एक एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस है RI वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और R0 जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा एम्पलीफायर होता है ना। तो इसी पॉइंट से इसको भी डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये। तो 4 स्टेज इसके होते हैं। पहला स्टेज है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सहायता से डिजाइन किया जाता है। इसका मेन पर्पज ये है कि ये जो इनपुट हम अप्लाई करें इसका डिफरेंशियल आउटपुट आपको आउटपुट साइड में मिले। जो भी हमको आउटपुट मिलता है इसको फिर हम ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट को देते हैं, जहाँ पर हमारा जो गेन है उसको इंक्रीज किया जाता है। हमारा जो आउटपुट है उसका लेवल शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कई बार हमारा जो आउटपुट है उसका कुछ पोर्शन क्लिप हो सकता है। तो बहुत सारी वजहों से हम इसको लेवल शिफ्टर स्टेज को यूज करते हैं। यहाँ पर भी गेन काफ़ी इंक्रीज होता है, तो गेन लगातार हर स्टेज में बढ़ता जा रहा है ना। और इसको डिजाइन करते हैं इमीटर फॉलोअर विद कॉन्स्टेंट करंट सोर्स की सहायता से आप बनाते हैं। आउटपुट स्टेज को डिजाइन किया जाता है पुश पुल एम्पलीफायर की सहायता से, जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू को बहुत कम कर देता है ना। तो इनपुट इम्पीडेंस लगातार बढ़ता जाता है और आउटपुट इम्पीडेंस लगातार कम होता जाता है और गेन की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। तो ये 4 स्टेजेज हैं जिनमें आपका ओपैम्प डिजाइन किया जाता है। तो ये चारों स्टेज जो भी आपको क्वेश्चन में आएगा ब्लॉक डायग्राम, उससे रिलेटेड ये सारी जानकारी आप एग्जाम में दे देंगे। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में शुरू में लिखा हुआ है, एक तो आपका ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज में यूज हो रहा है, और ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज में यूज इंटरमीडिएट स्टेज में यूज हो रहा है। इन दोनों स्टेज की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरह के एम्पलीफायर्स को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसी के 4 टाइप्स हैं। तो हम लोगों ने उसमें यूज किया है ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट और ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, है ना। ये दोनों हमने एम्पलीफायर्स यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो ऐसा एम्पलीफायर जो 2 इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है ना। दो इनपुट सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है, आउटपुट में प्रोवाइड करता है, उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाया गया है। अब जरा देखें, इसमें जब हमने पहला पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसकी वजह से एक करंट IB1 है यहाँ पर सर्किट में फ्लो होगी, और उसी की वजह से IC1 यहाँ पर एक सर्किट में फ्लो होगी, और उसकी वजह से आपको V01 मिलेगा। दूसरे एंड पर अगर VS2 की हम बात करें तो अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो IB की वैल्यू भी वेरी होगी, IB2 बढ़ेगा तो IC2 भी बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो भी हमने इनपुट अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट आ जाएगा। अब 2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर V01, इस टर्मिनल पर V02। तो इसके बीच में अगर हम V0 लेना है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स, सो V0 विल बी V01 माइनस V02। हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो आउटपुट है ये तो इनपुट वेरिएशन के अकॉर्डिंग मिला है, जैसा इनपुट अप्लाई करेंगे वैसे आउटपुट आएगा। इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो V0 है वो किसी गेन से मल्टीप्लाई कर दें V1 माइनस V2 के बराबर है। V1 यहाँ अगर VS1 है और V2 क्या है, VS2 है।
तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं। सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, मतलब एक ही इनपुट हम अप्लाई करें। सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड आउटपुट, अनबैलेंस्ड में एक ही टर्मिनल से आउटपुट लेंगे, बैलेंस्ड में दोनों टर्मिनल से आउटपुट लेंगे, दोनों के क्रॉस। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब है एक ही टर्मिनल से इनपुट अप्लाई करेंगे, दूसरे टर्मिनल से इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो भी हम एक ही आउटपुट को हम लेंगे, दोनों आउटपुट को लेंगे नहीं, इसीलिए अनबैलेंस्ड कर रहे हैं, है ना, दोनों से नहीं ले रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो सिंगल हमारा इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट कुछ अप्लाई नहीं किया, लेकिन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा दोनों टर्मिनल पर, तो इन दोनों के बीच में हम आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस आउटपुट इज V नॉट इज इक्वल टू V01 माइनस V02। तो V01 यहाँ का वोल्टेज है और V02 यहाँ का वोल्टेज है। क्लियर है कि नहीं? अगर हम ड्यूअल इनपुट, अब ड्यूअल इनपुट नाम से पता चल गया जिसमें दोनों ही टर्मिनल पर इनपुट प्रोवाइडेड है, अनबैलेंस्ड मतलब एक टर्मिनल से आउटपुट लेंगे। और लास्ट में क्या है हमारा ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ये हमारा क्या है, दोनों ही टर्मिनल पर आप इनपुट अप्लाई करेंगे और दोनों ही टर्मिनल के क्रॉस आप आउटपुट लेंगे, है ना। ये जो हमारा मेन है, यही आपका पहले स्टेज, इनपुट स्टेज में यूज होता है सर्किट। और इसके पहले वाला जो सर्किट था, जो एक ही टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे थे, ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यूज हो रहा है। ठीक बात है ये। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट मिलेगा दैट विल बी AD इंटू Vin1 माइनस V इंटू Vin1 VS1 है हमारा, और V इंटू हमारा VS2 है। अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के IC डायग्राम को देखें, IC डायग्राम IC पिन नंबर 741, तो इसमें 8 पिन की IC होती है। अगर हम फ्लैट पार्ट को सामने रखें, पिन वाले पार्ट्स को पीछे रखें, तो फ्लैट पार्ट से ये जो कट मार्क है उसके लेफ्ट साइड में जो पहला पिन होगा दैट इज पिन नंबर 1। या आप कई बार ना IC में ऐसे डॉट बना होगा एक, है ना, तो उस डॉट से भी आप IC के नंबर को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज में इस तरह से आप IC के नंबर्स को काउंट करते हैं। तो आप देखेंगे पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3, 4, फिर यहां से चलेंगे 5, 6, 7, 8, ऐसे काउंट किया जाता है। तो पिन नंबर 8 आपका नॉट कनेक्टेड, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। पिन नंबर 1 और 5 ऑफसेट नल है। ऑफसेट का मतलब होता है एरर, ठीक है, और नल का मतलब होता है जीरो करना। तो ऑफसेट नल का मतलब एरर को नलीफाई करने के लिए 2 पिन दिए गए हैं। इनके बीच में हम गैल्वेनोमीटर और रोहेस्टेट को यूज करके हम ये जो हमारा एरर कोई अगर आ रहा है किसी इनपुट के लिए, जो परफेक्ट आउटपुट हमको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में हम उसको नलीफाई करने के लिए हेल्प करते हैं, दोनों की सहायता से करते हैं। इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब होता है ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू, है ना, आउटपुट टर्मिनल अप्लाई करने पर आउटपुट टर्मिनल में उसके अपोजिट साइन के साथ आउटपुट मिले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर इनपुट आपने +2 दिया, तो जो आउटपुट मिलेगा वो माइनस साइन के साथ मिलेगा। मान लीजिए इनपुट आपने नेगेटिव दिया, तो आउटपुट आपको प्लस साइन के साथ मिलेगा, है ना। इसलिए इसका नाम इन्वर्टिंग है, दैट इन्वर्ट्स द साइन, है ना, जो साइन को इन्वर्ट कर देता है। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है जो साइन को इन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब अगर प्लस इनपुट आपने इस टर्मिनल पर दिया तो प्लस आउटपुट मिलेगा, माइनस इनपुट आपने दिया तो इसके लिए आपको माइनस आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस पूरे आईसी को ड्राइव करने के लिए 2 हमारे पिंस हैं, VCC और -VEE। ये दोनों ही पिंस जो हमारे हैं ये हम सप्लाई पिंस हैं। इसको आप जब सप्लाई यहाँ से देते हैं तो आपका आईसी प्रॉपर काम करता है। एक हम यहाँ पर ये भी बात कर लें कि जो हमारा आउटपुट है ना, ये आउटपुट पिन नंबर 6 से हम लेते हैं, जो इन दोनों इनपुट की सहायता से, इन दोनों इनपुट पर जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमको मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो पिन नंबर 4 और 7 सप्लाई पिंस हैं, पिन नंबर 8 नॉट कनेक्टेड पिन है, पिन नंबर 6 से आप आउटपुट लेते हैं, पिन नंबर 2 और 3 से इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 तरह के इनपुट टर्मिनल, एक इन्वर्टिंग है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे वो इन्वर्ट होकर, मतलब अपोजिट साइन के साथ आउटपुट में मिलेगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट आप अप्लाई करेंगे वो आउटपुट में बिना इन्वर्ट हुए मिलेगा। पिन नंबर 1 एंड 5 ये आपका ऑफसेट नल है ना। तो इतने सारे पिंस के बारे में यहाँ पर बात थी, ये हमारा आईसी डायग्राम है। ऐसे इसका सिंबॉलिक डायग्राम देखें तो सिंबॉलिक डायग्राम में पिन नंबर 3, पिन नंबर 2 मतलब 2 इनपुट पिंस हमारे हो गए, पिन नंबर 7 और 4 ये हमारे VCC पिंस हो गए, और पिन नंबर 6 से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बाकी के जो 3 पिन है उसके बारे में बात क्यों नहीं करें, क्योंकि ऑफसेट नल तो कभी कभी यूज होगा, हमेशा आईसी खराब आउटपुट थोड़ी देगा। अगर हमेशा खराब दे रहा है इसका मतलब आईसी खराब हो गया, आईसी को बदल देने की जरूरत है।
लेकिन अगर आईसी में जो इनपुट दिया है उसके लिए आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो एक बार इसको सही करने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर तो सही काम करेगा। सो पिन नंबर 1 और 5 हमेशा यूज नहीं होंगे, और फंक्शनल ये आपके ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करवाने वाले हैं ओपेम की सहायता से, उसमें इसका कोई रोल दिखाई नहीं देता है। और पिन नंबर 8 को आप देखें तो ये हमेशा ही नॉट कनेक्टेड है, स्पेशल केसेस में इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की बात करें तो आइडियल ओपेम में क्या होता है, आइडियल ओपेम में पिन नंबर 1 V1 और V2 है ना, पिन नंबर 3 और 2 के बीच में जो वोल्टेज है वो ये है। इन दोनों के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस टर्म है ना, उसी को इनपुट रेजिस्टेंस कहेंगे। वो हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रेशियो के बराबर होता है ना। तो नॉर्मली हमारा जो इनपुट वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस हमारा होता है दैट इज इनफाइनाइट, ये हमारा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह, आइडियल केस की बात हो रही है ना। प्रैक्टिकली आपको पता है इनफाइनाइट या जीरो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मटेरियल है तो उसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। बट आइडियल केस में हम यह अज्यूम करते हैं कि इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस की वजह से और इसका आउटपुट इंपीडेंस जीरो है। इस कंडीशन में जो जैसा हम इनपुट अप्लाई करेंगे कोई आउटपुट में फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। इसके लिए जो हमारा आउटपुट होता है वी नॉट इज इक्वल टू एडी इंटू बी डी होता है ना, जहां पर एडी आपका डिफरेंशियल गेन है, क्योंकि डिफरेंशियल इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंशियल गेन मिलेगा। जबकि वीडी हमारा क्या है, ये हमारा V1 माइनस V2 होता है, डिफरेंशियल इनपुट है ना, V1 माइनस V2 होता है। इस केस में एक और बात की जा रही है कि अगर आइडियल केस है तो एसीएम की वैल्यू जीरो होगी, जिसको कॉमन मोड गेन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल ओपैम्प में जाना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकल ओपैम्प को देखें तो एक तो प्रैक्टिकली RI की वैल्यू लार्ज होगी लेकिन जीरो इनफाइनाइट नहीं होगी। ऐसे R0 की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी बल्कि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक बात है कि नहीं? तो ये हमारा RI और R0 नॉन जीरो है ना, जीरो वैल्यूज नहीं होंगी इनके, नॉन जीरो है। लेकिन RI बहुत लार्ज है और R0 बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसकी वजह से जो इनपुट हम अप्लाई करें उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हमको आउटपुट में मिल सकता है। वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ACM इंटू VCM से। ACM क्या है, इस पूरे सर्किट का कॉमन मोड गेन है। और VCM क्या है, VCM वो वोल्टेज है जो दोनों इनपुट वोल्टेज की वजह से कॉमन मोड वैल्यू मिल रही है हमको। तो कॉमन मोड वोल्टेज की वैल्यू होती है जो भी वोल्टेज V1 और V2 अप्लाई किया उनका एवरेज वैल्यू। और ACM हमारा होता है कॉमन मोड गेन, वो भी सर्किट की वजह से कुछ ना कुछ मिलता है, दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल। आइडियल केस में ACM की वैल्यू जीरो होती है, प्रैक्टिकली दिस इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? ओके। अगर हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ओपैम्प में तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब है 0 हर्ट्ज से लेकर जो टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, वहां तक सारी फ्रिक्वेंसीज को ये अलाउ करता है ना, प्रोसेस होने के लिए। मतलब सारे फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को आप इससे पास करा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ लोअर फ्रिक्वेंसीज और कुछ बहुत हायर फ्रिक्वेंसीज को छोड़कर ये सारी फ्रिक्वेंसीज को रन होने देता है। इनपुट करंट की अगर हम बात करें तो इनपुट करंट इनटू दी ओपैम्प आइडियली जीरो होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ये 0.1 माइक्रो एम्पियर है, उससे कम मिलती है। अब देखो चूंकि इनपुट करंट की वैल्यू हमारी कम है ना, इनपुट करंट कम है, जीरो है तो आर आई हमारा क्या होगा आप बताओ, वी आई अपान आई आई है ना। इनपुट करंट की वैल्यू जीरो है, ये जीरो हो गया हमारा। तो किसी भी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी है ना। प्रैक्टिकली ये वैल्यू 10 पावर 7 ओम से ज्यादा होता है। 10 पावर 7 ओम मतलब 10 मेगा ओम है ना। आप इसको करके देखिए 10 मेगा ओम आता है कि नहीं आता। आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू आइडियली जीरो होनी चाहिए, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 100 ओम से कम होती है ना, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ओपन लूप गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। इस चीज के लिए इसको डिजाइन किया गया था सो दैट कि एक स्मॉल इनपुट आप अप्लाई करें तो उसके लिए लार्ज गेन हमें मिले है ना, लार्ज आउटपुट हमको मिले। इसके लिए आइडियल केस में तो ये अज्यूम किया गया था कि ये तो इनफाइनाइट गेन प्रोवाइड करेगा है ना। आप न के बराबर वोल्टेज प्रोवाइड करो और इनफाइनाइट वैल्यू के साथ आउटपुट मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली इसका गेन होता है 10 पावर 6। कॉमन मोड गेन बहुत स्मॉल होना चाहिए, आइडियल केस में ये जीरो होना चाहिए, प्रैक्टिकल केस में 5 से कम है ना, ये होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में आगे हम देखेंगे ये क्या होता है। ये भी आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 10 पावर 5 के आसपास। स्लीव रेट भी आपका आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, प्रैक्टिकली 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, दैट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। ये हमारा होता है लार्ज कैसे है, क्योंकि पर माइक्रो सेकेंड है तो माइक्रो को लिखेंगे 10 पावर -6, ऊपर जाएगा 10 पावर +6 हो जाएगा, 2 × 10 पावर +6, दैट इज अ वेरी स्मॉल वेरी लार्ज वैल्यू। इनपुट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो ऑफसेट का मतलब एरर वोल्टेज की वैल्यू तो जीरो ही होनी चाहिए आइडियली,
प्रैक्टिकली 50 मिली वोल्ट के आसपास आपको ये वैल्यू मिलती है, एरर वैल्यू, जो कि 15 वोल्ट में 50 मिली वोल्ट है ना। तो ये बहुत कम वैल्यू होती है। इनपुट ऑफसेट या बायस करंट हमारा, है ना, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 50 नैनो एम्पियर के आसपास होती है। तो दो तीन चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक इनपुट बायस करंट की बात हुई थी अभी। इनपुट बायस करंट हमारा वो मिनिमम करंट है ना, जिसको आउटपुट टर्मिनल पर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, जिसकी सहायता से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, है ना। तो इनपुट बायस करंट हमारा, इनपुट जो ओपैम्प है, ओपैम्प के अंदर ये कम से कम इतनी करंट तो फ्लो हो। आइडियल केस में इसकी वैल्यू 0 नैनो एम्पियर होती है। इनपुट इंपीडेंस हमारा Ri इज इक्वल टू VID अपॉन II, है ना, ये हमारा हो गया। आपको पता है आइडियली II की वैल्यू 0 होगी, इसलिए आइडियल केस में Ri की वैल्यू इन्फिनाइट हमको मिलेगी। हालांकि प्रैक्टिकली ये वैल्यू काफी ज्यादा होती है ना। अगर स्लीव रेट की हम बात करें तो स्लीव रेट हमारा क्या होता है, आप बताओ। जब कोई ओपैम्प को हमने कोई इनपुट प्रोवाइड किया, इनपुट कोई चेंज किया, इनपुट में कोई चेंज आया, है ना, इनपुट चेंज के लिए आउटपुट में भी कोई चेंज मिलेगा, तो वो कितना समय ले रहा है इस चेंज को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने में। मान लीजिए वो टाइम dt है, तो dv नॉट अपॉन dt की जो वैल्यू है दैट इज स्लीव रेट, है ना। स्लीव रेट हमारा क्या है, आउटपुट कितने समय में आउटपुट हमारा आ जा रहा है, दैट इज स्लीव रेट। आइडियली तो dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई तुरंत आउटपुट मिल जाए, क्यों समय लगे। 0 माइक्रो सेकेंड अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारा स्लीव रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी। ओके, तो ये स्लीव रेट हमारा हो गया। एक हमारा टर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि आइडियल केस में AD तो हो, ACM ना हो, है ना। प्रैक्टिकली तो AD की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, ACM की वैल्यू बहुत कम आएगी। तो अलग अलग ओपैम्प का AD और ACM कम ज्यादा हो सकता है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि AD आपका हाई लार्ज वैल्यू है और ACM स्मॉल होना चाहिए, हमको पता है ना। ACM इज द प्रॉब्लम इन द ऑपरेशन ऑफ द ये ओपैम्प, ओके है कि नहीं। तो अब हमारा ACM की वैल्यू कम होनी चाहिए और AD की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर वैल्यू देखें तो AD अपॉन ACM की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, है कि नहीं। तो CMRR की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। आइडियल केस में ACM की वैल्यू 0, आइडियल केस में ACM की वैल्यू 0, तो CMRR की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। आइडियल केस में CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये हमारा हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा था, स्लीव रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैलकुलेशन अगर CMRR को dB में हमको करना हो तो dB वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई वैल्यू A है और इसको हमें dB में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 log A, है ना, log बेस 10 है ना। तो 20 को आप log A से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर CMRR हमारा अभी निकला AD बाई ACM, है ना। तो दोनों साइड log ले लो, तो 20 CMRR log CMRR इक्वल टू log AD बाई ACM। अच्छा, log M बाई N ये हमारा क्या होता है, log M माइनस log N, है ना, पता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, log AD माइनस log ACM। अब 20 से अगल बगल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 log CMRR 20 log AD 20 log ACM ऐसा आ गया हमारा। अब 20 log A हमारा A इन TB होता है, तो 20 log CMRR मतलब CMRR की DB वैल्यू इक्वल टू AD की DB वैल्यू माइनस ACM की DB वैल्यू, ऐसा हमारा फार्मूला मिल जाएगा। लॉग को अगर सॉल्व करना चाहें तो लॉग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे log m n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। log m बाई n का फार्मूला भी हमने यूज किया था log m माइनस log n। log m पावर n की वैल्यू, ये पावर वाला जो टर्म होता है पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, सो n log m हो जाएगा हमारा। log 0 अनडिफाइंड है, log 1 log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रह गया है, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्लियर है। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू ये है, log 7 की वैल्यू ये है, log 11 की वैल्यू ये है, 13 17 19 ये सब log में इतनी वैल्यूज देते हैं। अगर हमें log 4 कैलकुलेट करना है तो log 2 हमको पता है, इसको आप लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, ये 2 पीछे चला जाएगा, ये हो गया 2 log 2, है ना। log 2 की वैल्यू जो है 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा। log 5 कैसे निकलेगा, log 5 इज इक्वल टू log 10/2, है ना। अब log m बाई n हमारा होता है log m माइनस log n, मतलब log 10 माइनस log 2 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो 1, log 2 की वैल्यू ये है, इस दोनों को आपस में माइनस कर दिए, सो विल गेट दिस वैल्यू। log 6 कैसे आएगा, log 6 इज इक्वल टू log 2 इंटू 3, तो log mn हो गया, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, मतलब log 2 प्लस log 3 ऐसा हमारा मिल गया। और फिर log 2 की वैल्यू रख दीजिए, log 3 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इतनी बात यहाँ पर इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एक ओपैम्प में दो कंडीशंस दी हुई, ध्यान से देखेंगे। इन एन ओपैम्प व्हेन 5 मिली वोल्ट इज अप्लाइड एट बोथ द इनपुट्स ऑफ द ओपैम्प, अगर दोनों ही इनपुट पर 5-5 मिली एम्पियर अप्लाई किया तो 0.05 वोल्ट मिलता है, 0.05 वोल्ट मिलता है। अगर 5 मिली वोल्ट और 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया जाता है, दूसरी कंडीशन है ना, पहले कहा था कि दोनों ही टर्मिनल पर 5 मिली वोल्ट, दूसरा कह रहे हैं कि एक टर्मिनल पर 5 मिली वोल्ट और दूसरे पर 1 मिली वोल्ट, तब हमें आउटपुट मिलेगा 4.03 वोल्ट, ये हमको आउटपुट मिलेगा। कह रहे हैं कैलकुलेट एडी, एसीएम, सीएमआरआर इन नॉर्मल एंड डीबी फॉर्म। इन सब की वैल्यूज को नॉर्मल निकालिए और इसकी फिर डीबी वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको पता है फार्मूला क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम होता है ना। अब केस 1 ले लीजिए, पहली सिचुएशन में कहा है कि दोनों ही टर्मिनल पर 5 मिली वोल्ट अप्लाई किया और आउटपुट मिला इतना, तो हमने यही लिख दिया कि यहाँ V1 पर भी इतना अप्लाई किया, V2 पर भी इतना अप्लाई किया और V0 हमको मिल रहा है 0.05 वोल्ट। ओके, तो दोनों ही वोल्टेज हमारे क्या है, दोनों ही वोल्टेज को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल है। तो VD की वैल्यू हमारी क्या आएगी, V1 माइनस V2 होता है, VD हमारा क्या होता है, V1 माइनस V2, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 मिली वोल्ट। और VCM हमारा क्या होता है, VCM कॉमन मोड वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का एवरेज, तो 5 और 5 का एवरेज क्या आएगा, 5 5 10/2 5 मिली वोल्ट है ना, एवरेज तो वही आएगा। अब हम इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को रख दे, तो V0 की वैल्यू है 0.05, AD की वैल्यू कितनी है निकालना है, VD की वैल्यू कितनी है 0 आई है तो यहाँ 0 रख दो, ACM की वैल्यू कितनी है निकालना है, VCM की वैल्यू कितनी है ये 5 मिली वोल्ट मतलब 0.005, ये हमारा आ गया। तो इसको सॉल्व करिए तो ACM क्या हो जाएगा 0.05 अपन 0.005, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ACM की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई। अब ACM को हमें डीबी में निकालना है तो 20 log 10 ये हमारा हो जाएगा 20 log ACM की वैल्यू 10 है तो 20 log 10 हो गया हमारा। log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा 20 into 1 हो जाएगा, दिस विल बी 20 dB। तो ACM डीबी में कितनी आ जाएगी 20 dB हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सेकेंड सिचुएशन में 5 मिली वोल्ट और 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया गया, तो V1 5 मिली वोल्ट है, V2 1 मिली वोल्ट है। ये दोनों टर्मिनल पर हमने अप्लाई किया, आउटपुट क्या मिला हमको, आउटपुट इज 4.03 वोल्ट, ये हमको मिलेगा है ना। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा 4.03 वोल्ट। चलिए VD हमारा क्या होगा V1 माइनस V2 दैट इज 4 मिली वोल्ट, VCM हमारा क्या होगा 5 + 1 / 2 3 मिली वोल्ट, 6/2 3 है ना, ऐसा आएगा। अब देखो 4 मिली वोल्ट का मतलब 0.004 इंटू AD है ना, प्लस VCM क्या है 0.003 इंटू ACM वैल्यू 10 है इक्वल टू 4.03 है ना। अच्छा, तो हमें AD निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.03, तो इधर है 4.03 और ये 0.03 इधर आके माइनस होगा तो वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो 0.004 AD इसकी वैल्यू 4, तो AD की वैल्यू क्या होगी 4/0.004। अब 1000 टाइम्स डिक्रीजिंग वैल्यू मतलब AD की वैल्यू कितनी आ गई आपको सॉल्व करने पर 1000 आएगी, दैट इज 10 पावर 3। AD मिल गया। अब AD को DB में निकालिए तो AD DB क्या हो जाएगा 20 log AD की वैल्यू 10 पावर 3, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर में है तो 60 हो गया, 60 log 10 की वैल्यू 1, AD DB में कितना हो गया 60 dB हो गया। क्लियर है कि नहीं, वेरी क्लियर। तो हमारा ACM आया 10 या 20 dB और AD हमारा आया 1000 या 60 dB, ऐसा हमको मिला है। अब कह रहे हैं CMRR निकालो, तीसरा क्या पूछा है AD हो गया ACM हो गया, CMRR, तो CMRR क्या होगा AD/ACM मतलब 1000 को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा CMRR की वैल्यू 100 आ गई। अब DB में निकालना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी का कर दें, ये 20 log 100 होगा कि नहीं, तो 20 log ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 40 dB ऐसा आ जाएगा क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, AD की DB में जो वैल्यू आई है और ACM की DB में जो वैल्यू आई है उसको आपस में माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला हमारा है हमारे पास, ये CMRR DB इक्वल टू AD DB माइनस ACM DB है ना।
ACM की वैल्यू dB में 20 आई है, AD की वैल्यू 60 आई, तो 60 माइनस 20 है ना, ये हमें क्या देगा, दिस विल बी 40 dB। तो यहाँ भी 40 dB आ रहा था, चाहे इस फार्मूले से करिए चाहे इस फार्मूले से, आंसर विल बी 40 dB। तो सी हमारा dB में कितना आ गया, 40 dB आ गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या आ गया, AD 1000, यस ये हो गया, ACM 10 या 20 dB हो गया, CMRR 100 या 40 dB, ये हमको मिलेगा। ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई, ओके है ना। दूसरे क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो स्लीव रेट। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक जो हिंट है वो क्या है, दो कंडीशंस है और दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन हमारे पास है, AD और ACM है ना। तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, वो मिल गए आपको, इसकी सहायता से आपने सॉल्व कर लिया। बाकी 20 log dB करेंगे, 20 log कोई वैल्यू करेंगे तो dB में कन्वर्ट हो जाएगी। कैलकुलेट स्लीव रेट ऑफ ओपैम्प इफ इट रिस्पॉन्ड्स अ चेंज ऑफ 1.22 वोल्ट एट आउटपुट टर्मिनल 0.61 माइक्रोसेकंड आफ्टर द इनपुट वाज चेंज्ड। जब इनपुट में चेंज हुआ था उसके 0.61 माइक्रोसेकंड के बाद आउटपुट में चेंज मिला और वो मिला है 1.22 वोल्ट। तब कह रहे हैं कि स्लीव रेट क्या हो गया, तो स्लीव रेट हमारा होगा dV नॉट अपॉन dt, dV नॉट अपॉन dt 1.22 डिवाइड बाई 0.61। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड आएगा। दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज वैल्यू। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी इतनी ही बात मुझे करनी थी, है ना। इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर है ना, जिसकी सहायता से आप अलग अलग सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, वो उसमें मेन दो इनपुट हम अप्लाई कर सकते हैं और एक आउटपुट हम उससे ले सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली 3 टर्मिनल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 2 टर्मिनल सप्लाई पिन के लिए हो गए और बाकी के बचे हुए जो 3 टर्मिनल है वो ऑफसेट नल और नॉट कनेक्टेड के लिए है। इस तरह से इसकी आईसी डिजाइन की गई है। दोनों इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों इनपुट अप्लाई करने पर कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, है ना। वो आउटपुट की वैल्यू AD VD इंटू ACM VCM होता है। V नॉट इज इक्वल टू AD VD प्लस ACM VCM, ये हमारा होगा। ये जो हमारा ACM और VCM है ना, ACM आपका कॉमन मोड वोल्टेज गेन, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए और VCM की वैल्यू तो आपको वोल्टेज कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ये V1 प्लस V2/2 होता है। अगर ACM की वैल्यू कम से कम हो जाए तो इस टर्म में मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू बहुत कम देगा, है ना। मेन जो गेन है आपका वो AD है, इसकी वैल्यू आपकी 10⁻⁶ है, उससे भी ज्यादा होती है। और जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं V1 और V2, उसका डिफरेंशियल फॉर्म ये इनपुट वोल्टेज VD है, इसको V1 माइनस V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी की सहायता से आगे हमें बहुत सारे ऑपरेशंस को देखना है, स्पेशली हम लोग जब कंपैरेटर की बात करेंगे तो वहां पर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, है ना। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है 2 मोड में काम करता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, ओपन लूप और क्लोज लूप, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, हाँ, और वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। आप सभी को नमस्कार।